हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है नेशनल इनकम। और इसकी पहली क्लास में हमने इसके बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के, उसके बारे में बात करी। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया मैंने ये भी बताया था कि उसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में स्पेशली उस टॉपिक पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आते हैं नेशनल इनकम पे बेस्ड एग्जाम में, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो तभी सॉल्व हो पाएंगे जब वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जो इसका मेन पार्ट है नेशनल इनकम का, जिससे एक्चुअली सवाल पुटअप होते हैं एग्जाम में, वो कवर करेंगे। दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम किस तरीके से एक्चुअली कैलकुलेट होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल पिछला जो भी हमने किया है, सबसे पहले वो रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा। हमने किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, इसमें मैंने आपको ये बताया कि नेशनल इनकम बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनती है। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम जनरेट होती है वो, और जो अब्रॉड की इनकम होती है वो, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं हम, तो ही नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है। तो इसमें मैंने आपको अभी तक ये बताया है कि जो भी इनकम हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जनरेट होती है, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जनरेट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों का एक ही मतलब होता है। देखिए, इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर मैंने बताया था कि हमारे कुछ रेजिडेंट जो हैं अब्रॉड जाते हैं, वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और वहाँ से इनकम जनरेट करके इंडिया लाते हैं। तो अगर हमारा कोई भी रेजिडेंट अब्रॉड में सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, वहाँ से इनकम जनरेट करता है, इंडिया आती है वो इनकम, उस इनकम को हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो सारी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करा के जब इनकम जनरेट करेगा हमारा रेजिडेंट, दैट विल बी कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके अलावा जिस तरीके से हमारे रेजिडेंट जो है अब्रॉड जाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, सिमिलरली फॉरेन रेजिडेंट्स भी ना इंडिया में आते हैं और इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ इनकम जनरेट करके वो अब्रॉड ले जाते हैं। तो अगर कोई फॉरेन रेजिडेंट इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और यहाँ से इनकम जनरेट होती है, अब्रॉड जाती है, दैट विल बी कॉल्ड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। रेजिडेंट कमाएगा फ्रॉम अब्रॉड और फॉरेन रेजिडेंट यहाँ से लेके जाएगा, तो इट विल बी कॉल्ड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फिर मैंने बताया था कि जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी वाली इनकम और अब्रॉड वाली इनकम दोनों ऐड करते हैं तो हमें मिलता है नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम। फिर उसके बाद हमने बात करी कि जी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो 3 मेथड्स हैं, उसके बेसिस पे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उन मेथड को करने से पहले, उन मेथड्स के बारे में तो हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे करने से पहले 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज आपको उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स होगी। तो पहले वो 3 कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आपको ये सिखाया था मैंने कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मार्केट प्राइस पे गिवन हो और आपको फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड आउट करनी हो, या वाइज वर्सा फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना हो, तो ये काम कैसे होता है। तो इसमें मैंने बताया था, सपोज डोमेस्टिक प्रोडक्ट से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे गिवन है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो आप NIT ऐड कर देते हैं, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस कर देते हैं। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमने ग्रॉस से नेट और नेट से ग्रॉस पे किस तरह जाते हैं इस पर बात करी थी, और ये कॉन्सेप्ट समझाया था। होपफुली ये सब क्लियर हो गई। फिर हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आ गए थे, जहाँ पे ये बताया था कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमने ये किया था। ठीक है जी। फिर इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ बेसिक से क्वेश्चंस किए हमने, और 1-2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाए थे आपको, यहाँ तक हमने कर लिया था यहीं, और ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिया था करने के लिए। और कोई डाउट वाउट तो है नहीं आप लोगों का, तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आज की क्लास का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास का पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किस तरीके से मेजर करी जाती है सर। तो देखिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के ना 3 तरीके होते हैं। नेशनल इनकम 3 तरीके से कैलकुलेट होती है। पहला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड इनकम मेथड, देखिए, देन देयर इज एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले करना तो तीनों ही है ऑब्वियसली,
लेकिन हम सबसे पहले इनकम मेथड की बात करेंगे, देन एक्सपेंडिचर, फिर वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड को ना हम डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी कहते हैं, और वैल्यू एडेड मेथड को हम आउटपुट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, देखिए पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ है क्या। इनकम मेथड जो है वो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें नेशनल इनकम निकालने के लिए हम देश में जितनी इनकम जनरेट हो रही है ना वो सब ऐड करते हैं। मतलब इनकम मेथड का बहुत सीधा सा फंडा है भाई कि नेशनल इनकम निकालनी है, सारी इनकम्स ऐड कर दो। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें एक्सपेंडिचर मेथड में हम सारे एक्सपेंसेस ऐड करके नेशनल इनकम निकालते हैं। और वैल्यू एडेड मेथड में, या जिसको हम आउटपुट मेथड भी कहते हैं, उसमें देश में जितना प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि देश में जितनी भी आउटपुट की वैल्यू है उन सबको ऐड करके नेशनल इनकम निकालेंगे। तो फंडा एकदम क्लियर है, एकदम स्ट्रेट है। इनकम मेथड सारे इनकम्स को ऐड करने की बात करता है, एक्सपेंडिचर मेथड सारे एक्सपेंसेस को ऐड करने की बात करता है, और आउटपुट मेथड बात करता है कि आप सारे आउटपुट की वैल्यूज को ऐड करो, आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। अब एक्चुअली किस तरीके से कैलकुलेशन होती है वो तो हम एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम इनकम मेथड। ठीक है, ठीक है, इनकम मेथड का फंडा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इनकम मेथड कहता है कि जितनी इनकम्स है ना आप वो ऐड कर दो। इनकम कितनी होती है सर? नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो देश की जितनी इनकम है, मतलब देश में जिस भी फॉर्म में इनकम जनरेट हो रही है ना वो सब आप ऐड कर दें। अब देखिए पूरी इकोनॉमी के अंदर ना इनकम अलग अलग तरीके से लोग कमाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीका है इनकम कमाने का, इनकम जनरेट करने का। हमने क्या किया है ना, उन सारे इनकम को 5 हिस्सों में कैटेगराइज किया, या ये कह लीजिए कि जितने सोर्सेज हैं ना इनकम जनरेट करने के वो 5 हिस्सों में कैटेगराइज किए गए। ठीक है, देखिए हम ये मानते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर जो भी पॉपुलेशन है हमारी, वो इनकम कमाने के लिए क्या कर सकती है। सबसे पहले सर जॉब कर सकते हैं, हम जॉब करके पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, हम जो है हमारे पास कोई चीज़ है, कोई एसेट है, बिल्डिंग है, लैंड है, उसको लेट आउट करके पैसा कमा सकते हैं। लेट आउट यानी कि उसको किराए पे लगा के पैसा कमा सकते हैं। आप जो है आपके पास कोई नो हाउ है, नो हाउ क्या होता है सर? नो हाउ है मतलब किसी चीज़ को करने का तरीका आपको पता है। जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके पास ना किसी मेडिसिन को किस तरीके से बनाई जाएगी उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो नो हाउ कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे कोई कोई फास्ट फूड इंडस्ट्री में आप कोई कंपनी ले लें, जैसे KFC है। अब KFC जो है वो जो भी फूड बना रहा है उसके लिए जो रेसिपी है वो सिर्फ KFC को पता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सेम रेसिपी यूज़ करके अपने रेस्टोरेंट में वो फूड बनाएं, तो अल्टीमेटली आपको ना वो नो हाउ उनसे लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? नो हाउ का मतलब है किसी भी चीज़ को करने का तरीका। तो नो हाउ, कुछ लोग जो है नो हाउ सेल करके भी पैसा कमाते हैं। अगर मेरे को कोई काम करना आता है, किसी चीज़ का फॉर्मूला मुझे पता है, मैं वो सेल कर सकता हूँ, उससे पैसा आ जाएगा। पेटेंट राइट है मेरे पास किसी चीज़ का, या किसी चीज़ का कोई कॉपी राइट है, वो सेल करके भी पैसा कमा सकता हूँ मैं। बात समझ रहे हैं? अलग अलग तरीके पैसा कमाने के। ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब सर जैसे बैंकों में पैसा जमा करवा दिया, सिक्योरिटीज़ में लगा दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, डिवेंचर बॉन्ड्स, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे खर्च कर दिए, पैसे इन्वेस्ट कर दिए, सॉरी इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा लिया। अच्छा, कुछ लोग जो है वो अपना सपोज उन्होंने कंपनी स्टार्ट कर ली। कंपनी स्टार्ट करने का मतलब हो गया जी आप ना कोई काम कर रहे हैं, रजिस्टर करके कंपनी सेटअप करके पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, कंपनी जब मैं बात करता हूँ ना, कंपनी का मतलब होता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसको आपने रजिस्टर करवा रखा है। अच्छा, कुछ लोग जो है बिजनेस करते हैं अपना, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन वो कंपनी सेटअप नहीं करते, बगैर कंपनी बनाए, मतलब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं करवाया है, बगैर इनकॉर्पोरेट हुए, बगैर रजिस्ट्रेशन के काम चल रहा है जी। ठीक है, तो प्राइमरीली जो है देश के अंदर लोग इस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम का मतलब जो कोई फैक्टर सर्विसेज देके आप कमाते हैं ना, कुछ करके कमा रहे हैं, वो फैक्टर इनकम है। तो लोग फैक्टर इनकम के लिए जॉब कर लेते हैं, लेट आउट कर देते हैं, नो हाउ सेल कर देते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दी, कंपनी सेटअप कर लिया, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कोई जैसे रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लिया आपने, कोई सपोज छोटा मोटा जनरल स्टोर स्टार्ट कर लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप स्टार्ट कर ली, इस तरह के अलग अलग वेंचर्स आपने छोटे मोटे स्टार्ट कर लिए अनइनकॉर्पोरेटेड। ठीक है जी।
तो प्राइमरली यहाँ से इस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। हम सिर्फ फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। लोग जो है डोनेशन, चैरिटी, स्कॉलरशिप के फॉर्म में उनके पास जो पैसा आ रहा है उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लोग जो है किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी विनिंग हो जाती है, उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे प्रोडक्टिव सोर्सेज से पैसा नहीं आ रहा। समझ रहे हैं? आपने आईपीएल की किसी टीम पे पैसा लगा दिया, ठीक है, आप जो है किसी और तरीके से पैसा कमा रहे हैं, नॉन प्रोडक्टिव तरीके से पैसा कमा रहे हैं, उसको हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त काउंट नहीं करते। मैं सिर्फ प्रोडक्टिव इनकम की बात कर रहा हूँ। तो प्रोडक्टिव इनकम में आप क्या कर सकते हैं सर? जॉब करके पैसा कमा सकते हैं। ध्यान से सुनना, जब एक बंदा जॉब करके पैसा कमाता है ना, तो जो उसको इनकम होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी वो सैलरी है, ठीक है। जॉब करके आप क्या अर्न करते हो? सैलरी अर्न करते हैं। अच्छा, अगर आपने कोई चीज़ लेट आउट करी है तो क्या आ जाएगा आपके पास सर? लेट आउट अगर आपने किया है ना, तो आपको आएगी रेंटल इनकम, रेंट। अच्छा, आप अगर नो हाउ, पेटेंट राइट, कॉपी राइट, इस तरह की चीज़ें सेल करते हैं तो आपको मिलता है जी, आपको जो इनकम आती है उसको नाम दिया गया है रॉयल्टी। रॉयल्टी अर्न कर लेंगे आप। अच्छा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, चाहे बैंक में जमा कर दिया या किसी सिक्योरिटी में लगा दिया, किसी डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दिया, लोन दे दिया किसी को, तो आपको जो इनकम होती है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं एज इंटरेस्ट, ठीक है। कंपनी बना के आप काम कर रहे हैं तो कंपनी ना क्या अर्न करती है? कंपनी अर्न करती है सर प्रॉफिट, ठीक है। और अगर आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया है दैट इज अनइनकॉर्पोरेटेड, अनरजिस्टर्ड बिजनेस है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा जो इनकम अर्न करता है ना, उसको नाम दिया गया है मिक्स्ड इनकम। समझ रहे हैं बात? अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस से जो इनकम जनरेट होती है, या ये कह लो कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा इनकम कमाता है, उसको हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं, ठीक है। तो इनकम मेथड, फिर से सुनिए, क्या फंडा था इसका? फंडा ये है कि सारी इनकम्स ऐड करके हम नेशनल इनकम निकालेंगे। और हम क्या कह रहे हैं, पूरी इकोनॉमी के अंदर इनकम्स कितने हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, किन किन नाम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो 5 है जी टोटल। नंबर 1 जॉब से आएगा सैलरी, लेट आउट करके या नो हाउ सेल करके पैसा आएगा, इन दोनों को एक साथ ट्रीट करते हैं हम। इसे हम कहते हैं रेंट एंड रॉयल्टी, एक, एंड ये रेंट एंड रॉयल्टी एक साथ होगा 2। इन्वेस्ट करके पैसा कमाएंगे, इंटरेस्ट। कंपनी फॉर्म करके पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट। सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनकम जनरेट होगी, मिक्स इनकम। टोटल 5 तरह की इनकम होती है नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं इनकम मेथड के अकॉर्डिंग। समझ आ गई बात? अब देखिए करना क्या होता है, इनकम मेथड से जब नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं, इन सारी इनकम्स को ऐड करते हैं और फिर नेशनल इनकम निकालते हैं। कुछ और चीज़, एक आध चीज़ और ऐड होती है इसके अंदर, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल देखिए स्लाइड में इनकम मेथड की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बताया? इनकम मेथड मेजर्स दी नेशनल इनकम फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, जो जॉब करता है, जो लेट आउट कर रहा है कोई चीज़, जो नो हाउ सेल कर रहा है, या जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कंपनी सेटअप कर रहा है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इकोनॉमिक्स में ना इनको हम फैक्टर्स कहते हैं, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह लो। जो नौकरी कर रहा है कहीं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेट आउट कर रहा है, फैक्टर है। नो हाउ सेल कर रहा है, कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, प्रोडक्टिव सर्विसेज आप दे रहे हो, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको उस एक्टिविटी के लिए फैक्टर कंसिडर किया जाता है। इनकम मेथड का सीधा सा लॉजिक क्या है? इनकम मेथड कहता है सारे फैक्टर्स की इनकम को ऐड कर दीजिए आप। समझ रहे हैं? इनकम मेथड फैक्टर्स के पर्सपेक्टिव से नेशनल इनकम फाइंड आउट करता है। इसका मतलब ये है कि सारे फैक्टर्स की इनकम को ऐड करके नेशनल इनकम फाइंड आउट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अंडर दिस मेथड इनकम received by all the resident of country for the productive services, please underline productive services की बात हो रही है, resident of country for the productive services during period of 1 year are added to obtain national income। इस मेथड के अकॉर्डिंग एक साल के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं, उन्होंने जो भी प्रोडक्टिव सर्विसेज दे के पैसा कमाया है, जो भी इनकम जनरेट हुई है प्रोडक्टिव सर्विसेज की वजह से, उसको ऐड करके हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग। समझ आ गई बात? अब देखें टोटल कितने इनकम्स ऐड करने होते हैं हमें? 5 तरह की इनकम है सर। तो जो इनकम्स है ना, उसको हम इनकम मेथड का कंपोनेंट कंसिडर करते हैं। समझ रहे हैं? तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड की बात कर लेते हैं। टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या मतलब इसका? एक बंदा जो जॉब करके पैसे कमाता है ना भाई, उसको हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहते हैं। एक बंदा किसी कंपनी में है, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, जॉब कर रहा है, उसको जो पैसा मिल रहा है दैट विल बी कॉल्ड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो भी उसको दे रहा है। अब देखो एम्प्लॉयर क्या करता है ना, जब एक बंदा कहीं सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, कहीं जॉब करता है, तो एम्प्लॉयर ज्यादातर तो उसको कैश में पेमेंट करता है। ज्यादातर एम्प्लॉय क्या करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं इन कैश।
तो जो पेमेंट कैश में हो रही है ना, उसको हम कॉम्पनसेशन ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन कई दफा क्या होता है कि एम्प्लॉयर ना अपने एम्प्लॉय को कैश में पेमेंट नहीं करता, या सिर्फ कैश नहीं देता, कुछ और चीजें भी एडिशनली उसको प्रोवाइड कराता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, एक बंदा है, सपोज कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और किसी कंपनी में काम करता है, किसी XYZ कंपनी में जॉब करता है। कंपनी उसकी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए डायरेक्टली कैश पे करती है उसको, सपोज 80,000, 80,000 की सैलरी उसकी। और इसके अलावा कंपनी ना उसको सपोज एक 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन देती है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी उसको एक अकोमोडेशन देती है, मकान देती है रहने के लिए, जिसका किराया है मान लीजिए 10,000, समझ आ गई भाई। उसको एक लैपटॉप देती है जिसकी वैल्यू 15,000 रुपये, समझ रहे हैं। तो असल में बताओ जरा, क्या एम्प्लॉय की सैलरी सिर्फ 80,000 रुपये? नहीं सर। आप कंपनी ने उसको अकोमोडेशन दिया, वो भी सैलरी का ही पार्ट है। कंपनी उसको मोबाइल फ़ोन दे रही है, कंपनी उसको लैपटॉप दे रही है, ये सब क्या है? ये सब भी उसकी सैलरी ही है। लेकिन याद रखो, कैश में नहीं है ये। किस में है? काइंड में। लैपटॉप दे दिया, मोबाइल दे दिया, अकोमोडेशन दे दिया। तो याद रखो, अगर सैलरी कैश में आ रही है वो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, अगर कैश की जगह काइंड में कुछ मिल रहा है वो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। तो कॉम्पनसेशन में दोनों चीजें आती हैं, सैलरी चाहे कैश में मिले या काइंड में मिले। जैसे यहाँ पे एक इमेज इलस्ट्रेशन के लिए यूज करी है मैंने, कि एक बंदा सपोज किसी लिकर शॉप में जॉब करता है, तो उसका जो एम्प्लॉयर है बजाय उसको सैलरी कैश में देने को, उससे कहता है भाई मेरी दुकान से ना तो बॉटलें परचेज कर लिया कर, है ना, लिकर की बॉटल्स आप परचेज कर लो एज अ कॉम्पनसेशन ऑफ योर सैलरी। तो ये बंदा जो है वो अपनी सैलरी लिकर्स में रिसीव करता है। क्लियर है? कहने का मतलब कि अगर आप कैश में ले रहे हैं सैलरी है, काइंड में ले लेते हैं वो भी सैलरी है। अच्छा, एम्प्लॉयर ना कई दफ़ा अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी देता है। जैसे एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा उठा रहा है, ठीक है, उसके हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा उठा रहा है, उसके PF में, प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, समझ रहे हैं, उसके पेंशन स्कीम में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियर? तो वो सारा कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सेफ्टी के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए करता है ना अपनी तरफ से, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। एक बात बताओ, अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के लिए वो इंश्योरेंस प्रीमियम दे देता है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा, लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा उसको दे रहा है, समझ रहे हैं, या किसी स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके बिहाफ पे, ये सब इसलिए तो कर रहा है क्योंकि वो उसका एम्प्लॉय है, उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, समझ रहे हैं बात। तो जब मैं बात करूंगा ना एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से क्या मिला, उसकी कॉम्पनसेशन क्या है टोटल, तो मैं 3 चीजें इंक्लूड करूंगा। नंबर वन मैं कहूंगा भाई वेजेस एंड सैलरी कैश में कितनी मिली आपको, ये भी आपके कॉम्पनसेशन का पार्ट है। आपको वेजेस एंड सैलरीज काइंड में मिल रही है कुछ, वो भी कॉम्पनसेशन का ही पार्ट है। और अगर एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कुछ कंट्रीब्यूट करता है वो भी कॉम्पनसेशन है। तो याद रखो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर 3 चीजें आती हैं टोटल, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज बाय एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, ठीक है। और 3 चीजें हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। समझ आ गया इतना? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, सेकंड पॉइंट। अब आ जाते हैं दूसरी टाइप ऑफ इनकम। क्या है? लोग सर लेट आउट करके पैसा कमा सकते थे, बताया था मैंने, या फिर अपना नो हाउ, पेटेंट राइट, कॉपीराइट सेल करके पैसा कमाते हैं। तो इन दोनों को हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक। अच्छा, इसके अलावा लोग जो है इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं, चाहे लेंडिंग लोन प्रोवाइड करा दें, डिपॉजिट कर दें कहीं, ठीक है, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दें, तो अल्टीमेटली उनको जो पैसा मिलेगा दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अच्छा, चौथा क्या है सर? प्रॉफिट के फॉर्म में पैसा कमाते हैं लोग। कंपनी अगर सेटअप करी है आपने, तो कंपनी को क्या होता है? मुनाफा, प्रॉफिट होता है ना। अब देखो कंपनी क्या करती है ना, जो प्रॉफिट आता है ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो सरकार को देना पड़ता है कंपनी को। मैं इसको नोटबुक पे पहले समझा देता हूँ, उसके बाद PPT पाएंगे। कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है ना, तो जितनी भी अर्निंग होती है कंपनी की, सपोज कंपनी को अर्निंग हुई टोटल 5 लाख रुपए की, कंपनी का प्रॉफिट है 5 लाख का, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट का एक हिस्सा तो देना पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को मतलब सर, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है ना, इसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है जी। अच्छा, कंपनी ना उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी देती है, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में, कंपनी के असली मालिक शेयर होल्डर्स ही हैं। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को कंपनी पैसा दे देती है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड्स। तो कुछ पैसा टैक्स में निकल गया, कुछ पैसा, सपोज 50,000 रुपये का टैक्स दे दिया गवर्नमेंट ने सरकार को, और सपोज 3 लाख रुपए जो है
वो उनके शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिए। अब बाकी क्या है, बाकी सर कंपनी ना अपने पास बचा लेती है ताकि फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ती है कंपनी को तो वो वही पैसा इन्वेस्ट करें कंपनी के एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो सेव कर लिया जाता है इसे। जो पैसा सेव होता है ना उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स या इसको आप कॉर्पोरेट सेविंग्स भी कहते हैं। तो अगर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, 50,000 का कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, शेयर होल्डर्स को 3 लाख दे दिए, तो कितने पैसे बच गए? 1.5 लाख रुपए बच गए ना। तो 1.5 लाख रुपए की कॉर्पोरेट सेविंग्स या रिटेन्ड अर्निंग्स है। कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं भाई प्रैक्टिकली। नंबर 1 कॉर्पोरेट टैक्स, नंबर 2 शेयर होल्डर्स का डिविडेंड, और नंबर 3 जो बचता है वो कंपनी अपने पास फ्यूचर के लिए रख लेती है, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। अब होता क्या है ना, सवाल में जब आप इनकम मेथड पे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कई दफ़ा प्रॉफिट की वैल्यू गिवन होती है। अच्छी बात है, गिवन है तो आप इसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन कई दफ़ा ना प्रॉफिट की वैल्यू मिसिंग होती है। इंस्टेड प्रॉफिट देने के बजाय क्वेश्चन में आपको कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स और रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन होगा। तो बहुत सिंपल है, आप इन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट निकालेंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं आपको यहाँ पे इसलिए ये बता दे रहा हूँ ताकि जब हम सवाल करें, सवाल में हम सीधा कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग ऐड कर दिया करेंगे ताकि प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो यहाँ पे वहाँ पे इस बात की कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि सर आप इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, ज़रूरत क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट के 3 हिस्से हैं, प्रॉफिट मिसिंग है, तो इन तीनों को आप ऐड करके प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे चल रहे हैं। अब देखिए चौथा कंपोनेंट है इनकम मेथड का प्रॉफिट। इसमें लिखा है रिफर्स टू द रिवॉर्ड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है सर, ये तो पता है, फालतू का ज्ञान है, प्रॉफिट के बारे में तो हमें पहले से ही पता था। प्रॉफिट के ना 3 हिस्से होते हैं जी। सरकार को देना पड़ेगा कॉर्पोरेट टैक्स, शेयर होल्डर को देना पड़ेगा डिविडेंड्स, और उसका एक हिस्सा जो है कंपनी अपने पास रखेगी रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से। ठीक है, 4 कंपोनेंट हो गए अभी तक। अब आ जाते हैं 5वां पार्ट। 5वां क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे की जो इनकम है ना उसको हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं, है ना। इट इज द इनकम जनरेटेड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज। क्लियर? चलिए जी, 5 कंपोनेंट हैं इनकम मेथड के, वो सब डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि मिक्स्ड इनकम हैज़ द एलिमेंट ऑफ मोर देन वन फैक्टर इनकम। देखिए मिक्स्ड इनकम क्या है, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड है ना वहाँ से जनरेट होने वाली इनकम को हम कलेक्टिवली मिक्स्ड इनकम कहते हैं। और बहुत तरह के बिजनेसेस होते हैं, कोई जनरल स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, या किसी और तरह का कोई बिजनेस आपने कर लिया, तो वहाँ से अलग अलग बिजनेसेस से जितना पैसा जनरेट हो रहा है उसको कलेक्टिवली हम मिक्स्ड इनकम कहेंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं मिक्स्ड इनकम के अंदर एक से ज़्यादा कॉम्पोनेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब सर कैलकुलेट अगर करना पड़ेगा नेशनल इनकम तो कैसे कैलकुलेशन होती है? देखिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड का यूज़ करके हमें बनाना पड़ता है एक फॉर्मेट, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये परफॉर्मा दिखा दिया मैंने आपको बना के। सबसे पहले हम लेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर 3 चीज़ें होती हैं तो उसमें आएगा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ये तीनों ऐड करेंगे तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा आपका। अच्छा कई दफ़ा ना क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको ऑलरेडी गिवन होगा, गिवन है तो फिर इन सब की जरूरत ही नहीं है, आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिसिंग है तो आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट इज रेंट एंड रॉयल्टी। लेट आउट करके या नो हाउ सेल करके पैसा या गुडविल सेल करके पैसा कमाएंगे ना, उसको हम रेंट एंड रॉयल्टी कहेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं इंटरेस्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा अर्न करते हैं। फिर आ जाता है प्रॉफिट के 3 एलिमेंट्स बताए मैंने, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स या कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को कलेक्टिवली हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहते हैं। याद रहेगा, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस ऑल्सो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन हो तो फिर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है आपका। आपको ये रेंट रॉयल्टी गिवन है नहीं है, इंटरेस्ट गिवन है नहीं है, प्रॉफिट गिवन है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया इसका मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड द वैल्यू ऑफ रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तीनों चीजों का कलेक्टिव वैल्यू ऑपरेटिंग सरप्लस रिप्रेजेंट करता है। समझ आ गई बात? चलें बहुत बढ़िया, आगे चल रहे हैं।
अब लास्ट कंपोनेंट क्या है इसका, ये जी मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम यानी कि इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, पांचों को ऐड करते हैं हम, और इनको ऐड करके हम क्या निकालेंगे, इन सबका टोटल आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा कॉपी पे पहले। ये क्लियर हो गया कि इनकम मेथड के अंदर कितने कंपोनेंट हैं सर, 5 कंपोनेंट है। ठीक है, और इनकम मेथड अप्लाई करके नेशनल इनकम अगर हमें निकालना है तो क्या करना होता है इन पांचों कंपोनेंट का, सर बहुत सिंपल है, ऐड करना होता है। ठीक है जी, पांचों कंपोनेंट ऐड कर देने के बाद अल्टीमेटली हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, हमें मिल जाता है सर NDPFC। ये याद रखना है आपको, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। इन पांचों को ऐड करके ना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट आएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम जो है पॉपुलरली डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। मतलब इन पांचों का टोटल ना डोमेस्टिक इनकम को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बात बताओ, क्या फॉर्मेट, ये जो पूरा परफॉर्मा बनाया हमने, ये डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करने के लिए बनाया था? नहीं, हम निकालना चाह रहे थे नेशनल इनकम। अब पांचों को ऐड करके तो हमें डोमेस्टिक इनकम मिला ना, हमें अल्टीमेटली जाना क्या है सर, हमें तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। डोमेस्टिक इनकम तो समझते ही है ना, डोमेस्टिक इनकम का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी इनकम जनरेट हुई। अब सोचो डोमेस्टिक इनकम तक हम पहुंच गए हैं, नेशनल इनकम पे जाना है, तो हमें कौन सी वाली इनकम ऐड करनी पड़ेगी, कौन सी वाली इनकम ऐड करनी पड़ेगी, अब्रॉड वाली इनकम। और अब्रॉड वाली इनकम को हम क्या कहते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, NFIA कहते हैं, करेक्ट। तो जब डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा पांचों को ऐड करके, तो आप इसमें एक और कंपोनेंट ऐड करेंगे, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और उम्मीद है कि आपको पता होगा NFIA कैसे निकलता है ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करते हैं, NFIA आता है। अब देखिए, जिस तरीके से डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDPFC को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, ऐसे ही नेशनल इनकम के लिए हम यूज करते हैं NNPFC, याद रखिएगा। यानी कि अगर इन पांचों कंपोनेंट को ऐड करके NDPFC आएगा, तो अल्टीमेटली नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें जाना है NNPFC पे। और NNPFC पे जाने के लिए हम क्या करेंगे सर, नेट वैल्यू से नेट वैल्यू पे आने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे आने के लिए आपको NFIA ऐड करना था, आपने कर दिया। फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए कुछ नहीं करना। तो अल्टीमेटली NDPFC से नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए आपको बीच में NFIA ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये वाला जो ये डेरिवेशन जो है ना आता होगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये सिखा दिया। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये, तो आप पिछला लेक्चर एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया नेशनल इनकम। देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन करके देखेंगे इसमें। तो यहाँ तक हमने कर लिया, पांचों कंपोनेंट को ऐड कर लिया, ये आ गया जी हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसलिए हम बीच में ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये बन जाएगा हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है सब यहाँ तक, कुछ नहीं पूछना, चलते हैं आगे, कोई डाउट है नहीं। ये क्वेश्चन करेंगे, इनकम मेथड पे बेस्ड है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। और ये क्वेश्चन करके ना आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक्चुअली इनकम मेथड के क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो इनकम मेथड का परफॉर्मा है आपको वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले बनाना शुरू करता हूँ, क्वेश्चन पे आ जाएंगे दोबारा से। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लेना है, हम लेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, COE। एग्जाम में आप COE नहीं लिखेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिखेंगे। और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर मुझे पता है 3 चीज़ें आती हैं, वेजेस और सैलरी, चाहे कैश में हो या काइंड में हो, दोनों चीज़ें काउंट होंगी। फिर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो भी आएगा। ठीक है सर, इसके अलावा रेंट एंड रॉयल्टी अगर है वो लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट, देन प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट के 3 एलिमेंट होते हैं, आपको पता ही है। प्रॉफिट में पहला पार्ट है जी आपका कॉर्पोरेट टैक्स, फिर आ जाता है डिविडेंड्स, और उसके बाद है रिटेन्ड अर्निंग्स।
ठीक है। अच्छा, अब पांचवा कंपोनेंट क्या है सर? पांचवा है मिक्स्ड इनकम। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर? इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम NDPFC कहते हैं। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे सर? हम इसमें NFI और ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका नेशनल इनकम, जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं NNPFC कहते हैं सर। ठीक है जी, ओके। अब देखिए ज़रा क्वेश्चन में देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, इतने सारे आइटम्स इसमें लिखे हैं, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। आप एक एक करके सारे आइटम्स पिक करिए, उसको सिर्फ ये एनालाइज कीजिए, ये इवैल्यूएट करिए कि ये पर्टिकुलर आइटम हमारे मेथड के लिए रेलेवेंट है या नहीं। रेलेवेंट है तो जो परफॉर्मा आपने बनाया वहाँ पे पुट कर दीजिए, अल्टीमेटली जो भी वैल्यूज पुट करिए उनको ऐड करिए, आंसर निकालिए। दिस इज इट। देखते हैं करके। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। हमारे परफॉर्मा के लिए हमारा जो फॉर्मेट है उसके लिए रेलेवेंट है या नहीं है ये वाला पॉइंट? हाँ जी सर, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मिक्स इनकम को ही कहते हैं ना। तो इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है 40,000, मिक्स इनकम की जगह लिख देंगे 40,000। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रेंट 30,000। देखो रेंट है, अब देखो रॉयल्टी भी दे रखी है क्या सवाल में? रेंट तो गिवन है, रॉयल्टी ढूंढी, ये रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे 30 + 8,000, तो ये हो जाएगा जी 38,000 रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आइटम इज डिविडेंड। अब डिविडेंड पार्ट होता है प्रॉफिट का, ठीक है। तो डिविडेंड 35,000 दे रखा है, यहाँ लिख दूंगा 35,000। ये अंदर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्रॉफिट के अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं, इन तीनों को ऐड करके हम अल्टीमेटली बाहर लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद है जी सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ का कोई रोल नहीं है, देखो हमारा जो फॉर्मेट है उसमें सब्सिडी कहीं नहीं आ रही है, तो सब्सिडी का कुछ नहीं करेंगे। फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। देखिए डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है, तो डेप्रिसिएशन का भी हमें अपने फॉर्मेट में कहीं यूज़ करना नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। फिर आ जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ जी, ये काम की चीज़ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम में से 2 माइनस करके NFI निकालेंगे। ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 70,000 और टू अब्रॉड दे रखा है 25,000, तो 70 - 25,000 करेंगे तो आपका आ जाएगा 45,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब आ जाते हैं वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरी किसका पार्ट होता है सर? वेजेस एंड सैलरी पार्ट होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पे जाइए, वेजेस एंड सैलरी कितना गिवन था सर? वेजेस एंड सैलरीज ही है 25,000, तो यहाँ 25,000 लिख दो। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ना और कोई वैल्यू दे नहीं रखी, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो मैंने सीधा सीधा 25,000 बाहर लिख दिया। आगे चलते हैं। फिर है रिटेन्ड अर्निंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। ये सर कॉर्पोरेट सेक्टर की सेविंग है 45,000, तो यहाँ आ जाएगा जी 45,000, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, आगे चल रहे हैं। इसके बाद है कहाँ गया? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कर लिया हमने, इनडायरेक्ट टैक्स का कोई रूल है नहीं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ना रिलेवेंट नहीं है इस मेथड के हिसाब से, एक्सपेंडिचर मेथड में इसका रूल होता है, याद रखिएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम मेथड का कंपोनेंट ही नहीं है, जिसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। इंटरेस्ट है 10,000, इंटरेस्ट इसी का पार्ट है, तो इंटरेस्ट लिख देंगे 10,000। दिस इज इट। हमने क्या किया है सवाल में? हमने सर फॉर्मेट बनाया है बेसिकली, देखा जाए तो। बाकी वहाँ से वैल्यू पुट करिए और इस फॉर्मेट में वैल्यू पुट करिए, अभी तक ये किया। और अब क्या करेंगे? अब इन सबको टोटल करेंगे, इन सबको टोटल कर दीजिए। टोटल देखिए सबसे पहले 25,000, फिर 38,000, 10,000 प्लस, अच्छा ये इन तीनों को भी तो ऐड करके लिखेंगे, तो कॉर्पोरेट टैक्स गिवन नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को टोटल करके बाहर लिखिए। 35,000 + 45,000 कितना हो जाएगा? 80,000। ठीक है, ये 80,000 और ऐड करेंगे, फिर 40,000 ऐड करेंगे, अल्टीमेटली ये हो गया 1,93,000
थाउजेंड। ठीक है, एक बार ये आप लोग भी ऐड करके वेरीफाई कर लीजिएगा, कई दफ़ा क्वेश्चन में गलती हो जाती है। 193 प्लस 45,000 और ऐड कर दें, आंसर विल बी 2,38,000। ठीक है जी, दिस इज इट, ये क्वेश्चन है। इनकम मेथड के सवाल बहुत आसान होते हैं। इनकम मेथड का फॉर्मेट बनाइए, वैल्यूज पुट करिए जो फॉर्मेट के हिसाब से रेलेवेंट है, दिस इज इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें एक तो हमें कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी। सर एनएनपीएफसी तो आपने बताया नेशनल इनकम होती है, और जीएनपीएमपी कैलकुलेट करना है। जीएनपीएमपी जब आप एनएनपीएफसी निकाल लेंगे तो वहाँ से जीएनपीएमपी तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना, है देखेंगे फिर। बाकी आइटम्स देख लो एक बार। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, एनआईटी, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन है। ठीक है, चलें ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको सबसे पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ फटाफट से। करके हमें मिल जाएगा एनएनपीएफसी, और ये क्वेश्चन का ना पहला हिस्सा है, ये ए पार्ट है जो कैलकुलेट करना था हमें एनएनपीएफसी। ठीक है, जब एनएनपीएफसी आ जाएगा तो हम कैलकुलेट करेंगे जीएनपीएमपी। वो किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक देख लो। चलें क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है सर, है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की ना वैल्यू इस बार कंप्लीट दे दी 90,000। इसमें वेजेस एंड सैलरी जैसे ब्रेक करके नहीं दिया है, तो हम सीधा सीधा 90,000 कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में लिख देंगे। देन रेंट एंड रॉयल्टी देखिए, रेंट एंड रॉयल्टी गिवन है नहीं, हाँ जी ये रहा, रेंट एंड रॉयल्टी कितना है 38,000, तो 38,000 हो जाएगा आपका रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है सर, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं आगे, रेंट एंड रॉयल्टी में लिख दिया मैंने 38,000। अब आगे है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। वेजेस एंड सैलरी इन कैश देखो, अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको गिवन ही है अगर, तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट होता है वेजेस एंड सैलरी। समझ रहे हैं बात? अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय टोटल वैल्यू दे दी उसकी, तो फिर वेजेस एंड सैलरी इन कैश काइंड उससे मतलब ही क्या है। चलिए आगे, नेक्स्ट इज एनआईटी। एनआईटी का कोई रोल नहीं है सर इसके अंदर, फिलहाल तो नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस देखो ध्यान दो, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या चीज़ होती है सर? ऑपरेटिंग सरप्लस आपने बताया था रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, कलेक्टिवली हम इसको ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। अब क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो भाई साहब इस वैल्यू की जरूरत ही क्या रहेगी फिर? ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपको गिवन है तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू देखिए कितनी, 1,20,000। इस वैल्यू को आप सिर्फ लिखेंगे 1,20,000। अब देखो 1,20,000 ना रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए रेंट एंड रॉयल्टी की वैल्यू को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम 70,000, यहाँ लिखेंगे सर मिक्स्ड इनकम 70,000। बस हो गया, कॉम्पनसेशन मिल गया हमें, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया, मिक्स्ड इनकम आ गया, इसको टोटल कर लें। ठीक है, उसके बाद एनएफआई ऐड करेंगे, तो एनएफआई की वैल्यू भी देख ही लो। देखो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 85,000 और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 65,000। मतलब फ्रॉम अब्रॉड छोटा है मतलब फ्रॉम अब्रॉड 65,000 है, टू अब्रॉड 85,000 है। इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है नेगेटिव में आएगा 20,000, तो एनएफआई विल बी माइनस 20,000। समझ रहे हैं ना माइनस में क्यों? क्योंकि फ्रॉम अब्रॉड कितना है 65,000 है, टू अब्रॉड 85,000 है, इसलिए माइनस 20,000। बस अब कैलकुलेट करें इसको, देखिए जरा। हमने लिया 90,000 प्लस 1,20,000 प्लस 70,000 इक्वल्स टू 2,80,000, और ये 20,000 माइनस करेंगे तो 2,60,000 इज द आंसर फॉर एनएनपीएफसी। ठीक है, अब आते हैं आगे। एनएनपीएफसी निकालना था एक, तो ये हो गया कैलकुलेट सर। दूसरा पार्ट है जीएनपीएमपी। जीएनपीएमपी के लिए क्या करेंगे, देखो लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि अगर आपने एनएनपीएफसी निकाल ही रखा है ना, एनएनपीएफसी,
तो आप यहाँ से एनएनपीएफसी से आपको जीएनपीएमपी पे जाना है, आप क्या करेंगे, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेशनल प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एनपी से एनपी पे जाने के लिए कुछ नहीं करना, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए आपको एनआईटी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। एनएनपीएफसी तो हमने कैलकुलेट किया है 2,60,000 अभी, तो ये लिख लेते हैं 2,60,000। डेप्रिसिएशन की वैल्यू देखो कितनी है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन भी 10,000 गिवन है, ये लिख लो 10,000। और एनआईटी देखिए, एनआईटी की वैल्यू भी गिवन थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एनआईटी 15,000 है, बस जी हो गया, 15,000 ऐड कर दो, ये आ गया आंसर आपका। 2,60,000 प्लस 10,000 2,70,000 और ये 15,000, तो 2,85,000 इज योर आंसर, ठीक है। दोनों आंसर निकल गए हैं, समझ आ रही है बात। तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस होते हैं इनकम मेथड पे, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में ना सिर्फ और सिर्फ इनकम मेथड पे क्वेश्चन आता भी नहीं है, असल में एग्जाम में एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चन आता है, सिर्फ इनकम मेथड पे क्वेश्चन नहीं आए, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। ऐसा अगर आ भी गया तो 3 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनकम एक्सपेंडिचर दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो उसका 6 नंबर का सवाल आता है। तो आप मान के चलें एग्जाम में इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड पे दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन गिवन होगा और दोनों ही मेथड से उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। और उसमें आपने सॉल्यूशन सही किया है गलत किया उसका अंदाजा लगता है आंसर से। तो इनकम मेथड का जो आंसर आएगा ना और एक्सपेंडिचर मेथड का जो आंसर आएगा, दोनों टैली होने चाहिए, तो प्रूव हो जाता है कि आपने जो अप्लाई किया है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है वो करेक्ट है। खैर, एक्सपेंडिचर जब एक्सपेंडिचर मेथड हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ही किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। फिलहाल चलते हैं अगले सवाल पे, ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें सर इस बार नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी नहीं है, इसमें ना इस वाले सवाल में आपको नेशनल इनकम ऑलरेडी गिवन है, इसमें कैलकुलेट करनी है आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो पहले क्या होता था, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारे हमें गिवन होता था, रेंट एंड रॉयल्टी ये सारी चीजें गिवन होती थी, अल्टीमेटली हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करना होता था। इस सवाल में उल्टा कर दिया, नेशनल इनकम गिवन है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमसे पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइटम देख लेते हैं क्या क्या है। नेशनल इनकम गिवन है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिसिंग है, एनएफआईए गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के नाम से, कॉर्पोरेट टैक्स है, एनआईटी है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। चलेंगे सवाल करते हैं एज यूजुअल, हमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, हम बनाएंगे सबसे पहले फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है हमारा इनकम मेथड का, देखें सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले कॉम्पन, ठीक है। अब क्या करना है, जो जो गिवन है वो पुट कर दो, जो मिसिंग है उसको छोड़ दो। तो नेशनल इनकम सबसे पहले गिवन है, हमें नेशनल इनकम की वैल्यू रखो सबसे पहले, कितनी गिवन थी यार, 1,85,000, 1,85,000। फिर क्या गिवन है, फिर गिवन है जी कॉम्पनसेशन, अच्छा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिसिंग है, मिसिंग है तो एक्स ले लो, एक्स का नाम मत लिया करो सर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, एनएफआई है 30,000, तो 30,000 हम कर देंगे ऐड। उसके बाद है जी कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स किस में आता था, कॉर्पोरेट टैक्स आता है सर प्रॉफिट के अंदर, लेकिन आप देखें गौर से देखें, प्रॉफिट भी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, जब प्रॉफिट गिवन है तो कॉर्पोरेट टैक्स लेने की जरूरत नहीं है, जब आपको प्रॉफिट का एलिमेंट मिल गया तो कॉर्पोरेट टैक्स के पीछे पड़े क्यों है, का कोई रोल ही नहीं रह जाता है, तो छोड़ देते हैं। तो प्रॉफिट वाला पार्ट है 70,000, 70,000 ले लिया जी। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट टैक्स के बाद एनआईटी था, एनआईटी का कोई रोल नहीं है, छोड़ दो उसको। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का कोई रोल नहीं है, डेप्रिसिएशन होता है ना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल चाहिए ही नहीं हमें। प्रॉफिट हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है जी 20,000, तो इंटरेस्ट ले लेंगे 20,000। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद है रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी इज 35,000, इसकी भी ज़रूरत है सर हमें 35,000, यहाँ लिख लो 35,000। अब क्या बच गया, मिक्स इनकम बच गया 8,000, ये ले लेते हैं मिक्स इनकम 8,000, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर कर ली हैं, कुछ बचा है नहीं, जो वैल्यू मिसिंग है वो फाइंड आउट करेंगे हम। देखिए इन सबको टोटल करिए, कितना हो जाएगा ये, देखो 35,000 प्लस 20,000 प्लस 70,000
प्लस 8,000, तो ये आ गया जी 1,33,000 प्लस एक्स, 1,33,000 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन बना के। देखिए हमें पता है इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना, 1,33,000 प्लस एक्स प्लस 30,000 इक्वल्स टू किसके हैं, 1,85,000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 1,33,000 में 30,000 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1,63,000 और 1,63,000 प्लस एक्स। ठीक है, एक्स को इधर ही रहने देते हैं, 1,85,000। सर मैथ्स की क्लास चल रही है क्या, 1,85,000 में से 1,63,000 माइनस कर देंगे तो एक्स की वैल्यू, एक्स का मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की वैल्यू आ जाएगी 22,000। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन। समझ आया? तो दिस इज ऑल अबाउट इनकम मेथड। ठीक है जी, इनकम मेथड में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं और इनकम मेथड के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो पढ़ाया है, उसके बारे में हमने बात करी है। देखिए इनकम मेथड पे सिर्फ क्वेश्चन आता नहीं है, एक्सपेंडिचर मेथड के साथ पूछा जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर मेथड का सवाल आएगा एग्जाम में, हालांकि ईजी होता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिलहाल हमने तीन क्वेश्चन किए हैं इनकम मेथड पे। जब एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे ना तो इस मेथड के ऊपर भी हम वापस से आएंगे, इस मेथड की वापस से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंबाइंड क्वेश्चन होगा तो ये वाला भी पार्ट वापस से कवर करेंगे हम। खैर, तो आज की क्लास में इतना ही, इनकम मेथड में फ़िलहाल इतना ही। अगली क्लास में हम इनकम मेथड के कुछ प्रिकॉशंस होते हैं उस बारे में बात करेंगे, छोटा सा डिस्कशन होगा वो 10-15 मिनट का। अगली क्लास का जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा ना वो होगा एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिस्कशन हमें करना है प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड पे अगली क्लास में, उसके बाद हम एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो आज के एपिसोड में इतना ही। होपफुली जो भी पढ़ाया गया है वो समझ आ गया होगा। कोई डिफिकल्टी होती है तो मैसेज या कॉल तो आप कर ही सकते हैं। और एक दफ़ा प्लीज़ जो भी पढ़ाया है अभी तक लास्ट 2 लेक्चर में वो प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको भेजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने की। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।